हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अब ये आपको गुरु रहमान सर के द्वारा जो है तैयार किया गया है, आपका बिहार दरोगा का 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। और याद रखिएगा कि हो सकता है आपको दुर्गा पूजा के आसपास जो है बिहार दरोगा का रिक्वायरमेंट जो है आपको 2300 के आसपास देखने को जरूर मिलेगा। तो अगर आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं बिहार दरोगा का, तो वो जो है प्रिपरेशन को और तेज कर दें, ठीक है। क्योंकि जैसे भी आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट समाप्त होता है, आपको 1 महीने के आसपास जो है टाइम दिया जाता है और आपका पीटी एग्ज़ाम हो जाता है। तो आपके पास टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास टाइम है, तो हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1 देखेंगे, ठीक है, कि आखिर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप को किस देश से लिया गया है। तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो है आपका रूस के देश से जो है उसी माने रूस के स्वरूप से लिया गया है। याद रखिएगा, रूस जो आपका देश है वहाँ भी पंचवर्षीय योजना है, तो उसी का रूप जो है यहाँ पे आपका लिया गया है। कहाँ पे? तो भारत में। तो आज से आप लोग याद रखिएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना का स्वरूप जो है किस देश से लिया गया, तो आपको रूस से लिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा कि अनावरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान कब लागू किया गया था। तो ये आपको लागू किया गया था 1978 से 1980 तक। याद रखिएगा, इसके बीच जो है आपको पंचवर्षीय योजना नहीं था, बल्कि अनवरत योजना का जो है प्लानिंग लागू था, ठीक है। तो ऑप्शन बी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन का रहा है कि भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। तो ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा, भारत में राजकोषीय नीति जो है आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। और थोड़ा सा आप लोग ग्रुप में शेयर भी कीजिए। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और ना ही लाइक बटन का भी प्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा लाइक बटन का भी प्रेस कर लीजिए। भारत का कह रहा है कि विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक कौन होता है। तो भारत के जो विदेशी विनिमय का जो संचय का जो प्रतिरक्षक होता है वो आपका कौन होता है। तो याद रखिएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। अब आरबीआई की स्थापना कब हुआ था ये आप कमेंट करके बताइएगा, और किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था वो भी आप कमेंट कीजिएगा। भारत में कह रहा है कि शेयर बाजार की कार्यप्रणाली का विनियमन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो शेयर का, तो याद रखिएगा ये आपको कौन करता है, तो ये आपको सेबी के माध्यम से किया जाता है। भारत में जितना भी शेयर बाजार से रिलेटेड होता है वो सब जो है आपको सेबी के माध्यम से किया जाता है। भारत में कह रहा है कि बैंकिंग विनिमय अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आपको हुआ था 1949 में। भारत में जो है बैंकिंग विनिमय अधिनियम जो है आपको 1949 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को जो है यहाँ पे आपको टिक करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित है। तो ये आपका सही है। राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका आधारित है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन करता है, ये भी आपका सही, यानी कि दोनों कथन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इधर देख लेते हैं। इधर कह रहा है कि कान में तेल डालकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा कि पीटी में आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपका हिंदी का रहेगा और 4 से 5 क्वेश्चन आपका इंग्लिश का भी सवाल रहेगा। तो देखिए इसमें हिंदी का भी सवाल दे दिया गया है। तो कान में तेल डालकर सोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। निश्चित होकर सोना, ठीक है। क्या होता है? निश्चित होकर सो जाना या बैठना। यहाँ सोना दिया है तो यहाँ बैठना दिया, ये गलत है, यहाँ सोना होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन का रहा है कि मनोयोग में कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है। मनोयोग में, तो याद रखिए कि विसर्ग संधि है। मनोयोग में जो है कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है, तो विसर्ग संधि का। देखिए यहाँ पे आपका इंग्लिश का सवाल है, करेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स। करेक्ट इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू, खाली स्थान का है कि कॉमन हार्मोनी। तो यहाँ पे 10 में आपका हो जाएगा मेंटेन, ठीक है। ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। चलिए अगला यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि हाफ वे, खाली स्थान का है कि द 2 टाउन्स देयर वाज ए माउंटेन विच हैड टू बी
क्रोस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिटवीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार का राय के किस क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाली पुरस्कार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है आपको साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। और यहाँ पे दिया खेल रत्न पुरस्कार, तो आपको ध्यानचंद जो पुरस्कार हो आपको खेल में भी दिया जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कि विश्व वन दिवस जो है ये मनाया जाता है आपको 21 मार्च को। OPCW का मुख्यालय आपको कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको पड़ता है द हेग में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50 नंबर। करेक्ट, तेलंगाना दिवस कब मनाया जाता है? तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि 2 जून 2014 को हुआ था तेलंगाना की स्थापना। तो 2 जून को ही आपको तेलंगाना दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा 2 जून। अगला यहाँ पे कहा है कि बिहार के संदर्भ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। और जो कथन सही है वो विकल्प को आपको छांटना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सर्वाधिक धान और गेहूं रोहतास में होता है, तो ये सही है। आपका बिहार में जो एक जिला है रोहतास, उसमें धान और गेहूं जो है सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन आपको पश्चिमी चंपारण में होता है, तो ये भी सही है। और सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो है पूर्णिया और कटिहार में होता है। तो यहाँ पे तीनों कथन आपका राइट दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की कह रहा है कि महिला साक्षरता प्रतिशत दर क्या है? तो बिहार में है आपका 51.5%, याद रखिएगा कितना है, 51.5% आपको है बिहार में महिला साक्षरता दर 2011 के अनुसार। 2011 के जनगणना के तहत कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक घनत्व आपका आता है बिहार का। अगला है कि राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? राज्य में उच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये आपका है 214 के तहत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और जो कथन सत्य दिया गया है उसको चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कह रहा है कि थुंगन समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश किया था, तो ये आपका यहाँ पे सही है। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन जो है लोकसभा को सौंपती है, तो ये भी कथन आपका राइट है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों सही पाया गया। प्राक्कलन समिति का कह रहा है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताइएगा, ये कई बार हम आपको क्वेश्चन बताएं, ठीक है। बिहार SSC का सेट में भी बताएं कि प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, इसमें कितना सदस्य होते हैं, कौन कौन सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, तो ये आप कमेंट कीजिएगा। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा कि परिसीमन आयोग के अध्यक्ष होता है आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके नियुक्ति जो है आपको राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि विभिन्न पदाधिकारियों को वरीयता क्रम में जो है सही क्रम जो है इसको सजाना है। तो आपके सबसे पहले होगा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल। एक क्वेश्चन इसमें देखता है कि कौन सा पुरस्कार जो है आपको वरीयता क्रम में जो है दिया गया है, कौन से पुरस्कार को। तो ये आप याद रखिएगा कि भारत रत्न पुरस्कार को भी जो है आपको पदाधिकारियों की वरीयता क्रम में जो है उसका स्थान दिया गया है। मात्र एक पुरस्कार है आपको भारत रत्न। सभी राज्यों में कह रहा है कि राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब की गई, ठीक है। तो सभी राज्यों में हो जाएगा आपको 1993 में राज्य वित्त आयोग की स्थापना। राज्य वित्त आयोग का गठन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये आपको 243 के आई में दिया गया है राज्य वित्त आयोग। एक और इसी से है जी, राज्य वित्त आयोग गठन का एक और अनुच्छेद ये और है, एक तो 243 आई हो गया, एक और है वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, 2 गो आता है। मुख्यमंत्री के समस्त कार्यों का उल्लेख किया गया है, तो समस्त कार्यों का उल्लेख जो है आपको अनुच्छेद 167 में किया गया है। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए पूंछी आयोग का गठन कब किया गया है? तो ये आपको गठन कब किया गया है? 2007 में। चलिए अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन असत्य दिया गया है उसको आपको टिक करना है। इसमें कह रहा है कि विधानसभा का सदस्य बनने हेतु आपको उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, ये आपका सही है। मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, ये आपका गलत है, केंद्र का नहीं होता है, राज्य का होता है, ठीक है। केवल यहाँ पे बी आपका कथन जो है गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कह रहा है कि कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है? तो ये आप याद रखिए,
कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जो है आपको होना चाहिए, तब जो है आप अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाएंगे। भारत की कह रहा है कि पहली महिला एडीसी कौन बनी है, तो पहली महिला बनी है आपको मनीषा पाठी, एडीसी की पहली महिला। कह रहा है कि भारत की पहली महिला एडीसी कौन बनी है, तो मनीषा पाठी, याद रखिएगा। अगला है कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बन गई, तो ये आपको बनी है जॉर्जिया मेलोनी, ठीक है, ऑप्शन बी को टिक कर लीजिएगा। फिक्की के महासचिव कौन है, तो फिक्की के महासचिव आपको हो जाएंगे शैलेश पाठक। ई सार्स ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ई सार्स ऐप जो है ये आपको लॉन्च किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए अगला है कि डेजर्ट साइक्लोन 2024 युद्ध अभ्यास किन देशों के मध्य जो है, छोटा नहीं हो रहा है जी, चलिए क्वेश्चन कर रहा था कि डेजर्ट साइक्लोन युद्ध अभ्यास 2024 का रहा है कि किन देशों के मध्य संपन्न हुआ है, तो ये आपको हुआ भारत और यूएई के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये आपको आयोजित हुआ है जकार्ता में। ईरान के कह रहा है कि नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने हैं, तो ईरान के नए राष्ट्रपति आपका हाल ही में बने हैं मसूद पेजिशकियान, ठीक है। चलिए इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बन गए, तो इजराइल के प्रधानमंत्री आपका बन गए हैं बेंजामिन नेतान्याहू। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये आपको नियुक्त किया गया है किसको, तो मेघना अहलावत को। अगला कर रहा है कि उल्लास ऐप किसने लॉन्च किया, तो उल्लास ऐप जो है आपको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार कहा है कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो ये आपको जनसंख्या हो जाएगा 31.2%। भारत में कहा है कि 2001 और 2011 में साक्षरता वृद्धि दर कितनी है, तो ये आपको है 8.2%। चलिए अगला यहाँ पे दिया सूची 1 को सूची 2 में मिलाने के लिए, और यहाँ पे दे दिया है आपका आंसर, ठीक है, 43 का। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे दे। चलिए यहाँ पे दिया है कि सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक नगरीय राज्य आपका होता है गोवा, ऑप्शन में दिया है, ये देखिए पहला का हो जाएगा 4, ठीक है। फिर दूसरा दिया है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो सब यहाँ पे हो जाएगा आपका, ये कहाँ दिया है ऑप्शन, तो ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र, पहला हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका हो जाएगा गोवा, ठीक है। अधिकतम जनसंख्या वाला अधिकतम घनत्व वाली कह रहा है कि जनसंख्या प्रदेश कौन सा है, माने कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश आपका पूछ रहा है, तो इसका आपका आंसर हो निकल के आएगा दिल्ली, यहाँ पे दिया है। चलिए यहाँ पे दिया है आपका दिल्ली, ठीक है, और ये जो वहाँ पे दिया है वो हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश, यानी कि न्यूनतम घनत्व वाला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन डी को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है कि थारू जनजाति जो है कहाँ पाई जाती है, तो थारू जनजाति जो है आप लगा लीजिए कहाँ पाई जाएगी, तो ये आपको पाया जाएगा तराई क्षेत्र में। चलिए अगला है कि जापान को लोहा अयस्क निर्यात हेतु निम्न में से कौन सा अधिक महत्व का होता है, तो ये आपको होता है मर्मोगोवा, ठीक है। चलिए अगला है कि यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन अलग करता है, तो ये आपको अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है, तो ये आपको बोला जाता है स्विट्जरलैंड को। नेक्स्ट है झीलों का देश किसे कहा जाता है, तो झीलों का देश जो है आपको बोला जाता है फिनलैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है, तो सर्वग्राही मिट्टी जो होता है आपको लाल मिट्टी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि भारत का कौन सा स्थान जो है ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा प्रदान या उत्पादन हेतु प्रमुख है, तो ये आपको है कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात का सही जोड़ा बताइए, तो सही जोड़ा आपका हो जाएगा 943 और 919, यानी कि भारत में लिंगानुपात जो है आपको 943 है और बाल लिंगानुपात जो है 919 है।
नल्ला मलाई की पहाड़ी का राय के किस राज्य में स्थित है? तो नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है आपको आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। कराई के उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाइए घास के मैदान। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको पंपास, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि सबसे ऊपर हो जाएगा पंपास, उसके बाद उसके नीचे हो जाएगा कैंपोस, उसके बाद आपको हो जाएगा सेल्वास और सबसे नीचे होता है आपको लानोस। तो ऑप्शन सी को आप टिक कर लीजिएगा। सोनोरन मरुस्थल आपको कहाँ पे पड़ता है? तो सोनोरन मरुस्थल पड़ता है यूएसए और मैक्सिको में। याद रखिएगा, सोनोरन जो है यूएसए और मैक्सिको। क्षेत्रफल के आधार पर कहा है कि सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कौन सा है? तो ये सबसे बड़ा है आपको कजाकिस्तान। शक समवत का प्रारंभ जो है किस शासक ने 78 ईस्वी में किया था? तो ये आपको किया था कनिष्क के द्वारा। कुषाण काल में कहा है कि सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक हुआ है आपको वास्तुकला के क्षेत्र में। तोलकधिकम, याद रखिए तोलकपियम होना चाहिए। ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंध होगा व्याकरण और काव्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे सही सुमेलित बताइए। ठीक है, 59 का। तो चेर कहाँ का था? सेनकोटन। चेर राज्य है, वहाँ का शासक कौन था? सेनकुटन था। चोल हो जाएगा आपको करिकाल का, पांडे हो जाएगा आपको नेडुजेलियन का। तो ऑप्शन ए को आप टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला यहाँ पे दिया है कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण कब हुआ था? तो मेहरौली जो है आपका दिल्ली में पड़ता है, और जो स्थित लौह स्तंभ है इसका निर्माण जो है आपको 4th सदी में किया गया था। अगला है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का है? तो मोहम्मद गौरी जो है ये आपका हो जाएगा कांसवानी वंश का। याद रखिएगा कांसवानी। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। सुमेलित करना है तो हम लोग सुमेलित कर लेंगे। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी क्वेश्चन के आधार पर हम लोग आंसर देंगे। मालप्रभा, ये आपका मालप्रभाचार्य जो है यूपी के राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु आपको बंगाल से हो जाएंगे। मीराबाई आपको राजस्थान से, और नामदेव आपको हो जाएंगे महाराष्ट्र से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो ये आपको होता था खान। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था आपको गयासुद्दीन तुगलक। चलिए 11वीं सदी के कह रहा है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? 11वीं सदी के, तो ये आपको बोला जाता है किताबुल हिंद। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन नीति को जो है आपको वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। अंग्रेजों का करायक सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध जो है आपको मराठों के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। अगला यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित का सही कालानुक्रम जो है आपको व्यवस्थित करने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आपको हो जाएगा रॉबर्ट क्लवाई, उसके बाद आया था वेलिस्टॉट, उसके बाद आया था कॉर्टियर, उसके बाद आपका आया था वारेन हेस्टिंग्स। तो ऑप्शन बी को आप टिक कर लीजिएगा। किसने महिलाओं के लिए कहा है कि वाम बोधनी पत्रिका निकाली थी? तो ये आपको केशव चंद्र सेन के द्वारा। अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में कहा है कि प्रमुख शिल्पी निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपको है एनी बेसेंट। चलिए 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 71 में कह रहा है कि लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया था? तो बंगाल विभाजन जो है आपको रद्द किया था 1911 में, और 1912 में जो है आपको दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी थी। निम्नलिखित में से कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को यहाँ पे चयन करना है। कह रहा है कि लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में 1822 ईस्वी में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। तो ये सही है आपका। लॉर्ड हेस्टिंग के समय याद रखिएगा कि टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। और लॉर्ड डलहौजी कह रहा है कि बंगाल का शेर कहा जाता है, ये आपका गलत है। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली को बंगाल का शेर बोला जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार जो है भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत किया गया था? तो पहली बार आपको किया गया 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत। गांधी जी कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने हैं? तो ये आपको एक बार बने हैं गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कहाँ पे? बेलगांव अधिवेशन 1924 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये आपको था लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। ठीक है, चलिए
48 देखिए यहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया है, तो ये आप लोग लगा लीजिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि मैथ का सवाल भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए 77 नंबर आपको हो जाएगा आंसर डी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है 78 का, ये भी आपको हो जाएगा बॉल। चलिए 79 यहाँ पे देख लीजिए, डॉग। यहाँ पे देखिए रीजनिंग का सवाल भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये हो जाएगा बॉल। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, कि कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को आपको टिक करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापा जाता है, ये आपका सही है। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र आपका शून्य होता है, ये भी सही, यानी कि दोनों कथन आपका सत्य दिया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन को आपका यहाँ चयन करना है। कह रहा है कि न्यूटन के तृतीय नियम से बल की प्रकृति ज्ञात होता है, आपका सही है। भारत ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है, इस दिशा एवं परिमाण दोनों होता है, ये भी आपका सही है। दोनों कथन टिक कर लीजिएगा। कह रहा है कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, तो यहाँ पे स्टील जो होता है आपको सर्वाधिक प्रत्यास्थ होगा। गलती से रबड़ मत मार लीजिएगा, अगर गलती से रबड़ मार दिए तो आपके साथ खेला होने की पूरी संभावनाएं हो जाती है। तो इसलिए आप लोग जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो है आप लोग स्टील को मारिएगा। खिड़की घड़ी के कह रहा है कि स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा क्या होती है, जो घड़ी में हम लोग चलाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा कह रहा है प्रभावित होता है, तो ये आपको प्रभावित हो जाएगा तरंगदैर्घ्य और वेग। कह रहा है कि कौन अर्धचालक नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अर्धचालक आपका नहीं है, तो आर्सेनिक आपका अर्धचालक नहीं है। जर्मेनियम, सिलियम और सिलिकॉन जो है आपका अर्धचालक में आता है, लेकिन आर्सेनिक नहीं आता है। फैराडे का नियम कह रहा है कि संबंधित है, तो ये आपको संबंधित हो जाएगा विद्युत अपघटन से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी विभिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये आपको होता है न्यूट्रॉन। चलिए आइसोटोन होता है, याद रखिएगा, तो आइसोटोन आपको होता है समान संख्या में न्यूट्रॉनों की मात्रा। चलिए 89 हो गया। 90 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। ससंयोजिक यौगिक का उदाहरण आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको होता है CHCl3। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक ससंयोजी यौगिक है 91 का, तो ससंयोजिक यौगिक आपको हो जाएगा कार्बन टेट्राकोलाइड जो है आपको ससंयोजक यौगिक हो जाएगा। कह रहा है कि कौन ईंधन तत्व नहीं है यहाँ पे, तो आपको हीलियम जो है ईंधन तत्व नहीं, बल्कि यूरेनियम, रेडियम और थोरियम जो होता है ये ईंधन तत्व के रूप में आता है, लेकिन हीलियम नहीं आता है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त उदाहरण किसका होता है, तो ये आपको होता है क्रोमियम का। जंग रोधा लोहा बनाने में क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सूची 1 सूची 2 कह रहा है मिलाने के लिए, तो हम लोग मिला लेंगे। एक तरफ दिया है आपको रासायनिक नाम और तरफ दिया है रासायनिक तत्व। ठीक है, 94 का, तो 94 का देख लेंगे। नील थोथा ये आपको होता है कॉपर सल्फेट। हरा कशिश फेरस सल्फेट। चिली साल्टपीटर आपको होता है सोडियम नाइट्रेट। कैलोमल आपको होता है मर्क्यूरस क्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि गुण सूत्र में होते हैं, तो याद रखिएगा गुण सूत्र में आपका होता है डीएनए और प्रोटीन। कौन सा कह रहा है कि एक अम्ल जो है विकसित अंग है, कौन सा एक अम्ल जो है आपको विकसित अंग है, तो ये आपको होता है अपेंडिक्स। ठीक है, ये विकसित अंग है। शरीर की विशालतम धमनियाँ कौन सा है, तो शरीर के सबसे विशालतम धमनियाँ आप याद रखिएगा हो जाएगा एवॉट, एगॉट होता है। ठीक है, एवॉट। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, तो ये आपको आयोडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण क्या है, तो ये आपका कारण हो जाएगा विषाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि BCG का टीका किस उम्र में लगाई जाती है, तो ये आपको लगाया जाता है नवजात शिशु में आपका BCG का टीका। ठीक है, तो ये रहा आप लोग गुरु रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरोगा PT का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और चैनल पे पहली बार होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जल्दी ही इसका नेक्स्ट वीडियो जो है अपलोड करेंगे।